हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे EHI2 हिस्ट्री ऑफ इंडिया अर्लीस्ट टाइम्स टू 8th सेंचुरी AD के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। यह क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 5, एग्जामिन द नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट्स ऑफ द हड़प्पन विद द आउटसाइड वर्ल्ड। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें यह समझाना है कि हड़प्पन सभ्यता का बाहर के क्षेत्रों के साथ क्या संबंध था। इसमें ट्रेड, व्यापार, सांस्कृतिक आदान प्रदान और तकनीकी अदला बदली का जिक्र करना होगा। साथ हाई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जैसे मोहरे, लिखित सबूत और फॉरेन सामान का भी उल्लेख करना होगा। आंसर। इंट्रोडक्शन। हड़प्पन सभ्यता, जिसे इंडस वैली सिविलाइजेशन 2600 to 1900 BCE भी कहते हैं, अपने समय की सबसे आधुनिक नागरिक सभ्यता थी। इसके बड़े शहरों, तकनीकी प्रगति और एक जैसे क्राफ्ट प्रोडक्शन ने इसे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंज का एक इम्पॉर्टेंट सेंटर बनाया। हड़प्पन लोगों का मेसोपोटामिया, ओमान, बहरीन और सेंट्रल एशिया के साथ गहरा संबंध था। इस जवाब में हम इन संबंधों के प्रकार, व्यापारिक मल और सबूतों का विश्लेषण करेंगे। मेन बॉडी। 1. भौगोलिक स्थिति और ट्रेड रूट्स। हड़प्पन सभ्यता भारत पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम हिस्सों में थी, जहां से लैंड और सी दोनों रूट्स उपलब्ध थे। लैंड रूट से हड़प्पा का संबंध सेंट्रल एशिया, बलूचिस्तान और अफगानिस्तान से होता था। मैरिटाइम रूट्स लोथल, धोलावीरा और सुतकागंदौर जैसे बंदरगाहों को पर्शियन गल्फ और आगे के देशों से जोड़ते थे। इन रूट्स से माल, तकनीक और सांस्कृतिक विचार का आदान प्रदान होता था। 2. आर्थिक संबंध का प्रकार। एक्सपोर्ट्स, बाहर भेजे गए सामान, कपड़े, कॉटन टेक्सटाइल्स, बीड्स, कार्निलियन, लैपिस लाजुलाई, एगेट, हाथी दांत के सामान, शंख के गहने और मिट्टी के बर्तन। हड़प्पन कार्निलियन बीड्स मेसोपोटामिया के उर और किश जैसे स्थलों पर मिले हैं। इंपोर्ट्स, बाहर से लाए गए सामान, चांदी, अफगानिस्तान से, तांबा, ओमान से, सेमी प्रेशियस स्टोन्स, ईरान से और लैपिस लाजुलाई, बदख्शन से। सबूत। मेसोपोटामिया में हड़प्पन मोहरें मिली हैं जिन पर इंडस स्क्रिप्ट लिखा है। मेसोपोटामियन लिखित ऐसे बूटोंग में मेलुहा नाम का जिक्र है जो हड़प्पन क्षेत्र माना जाता है। लोथल का डॉकयार्ड उनकी मैरिटाइम स्किल्स दिखाता है। 3. सांस्कृतिक और तकनीकी आदान प्रदान। मेसोपोटामिया और पर्शियन गल्फ से संबंध ने कला के डिजाइन्स, वजन माप सिस्टम और कुछ क्राफ्ट टेक्निक्स का आदान प्रदान किया। मेसोपोटामियन स्टाइल के सिलेंडर सील्स हड़प्पन स्थलों पर मिले हैं। हड़प्पन्स ने समुद्री यात्रा के लिए नए मैरिटाइम टूल्स और तकनीक अपनाए। 4. राजनीतिक और सामाजिक संबंध। कुछ विद्वांस कहते हैं कि हड़प्पन व्यापारी या एनवॉयज मेसोपोटामिया में रहते थे। मेसोपोटामियन रिकॉर्ड्स में मेलुहन इंटरप्रेटर्स का जिक्र है, जो भाषा और संस्कृति के आदान प्रदान का सबूत है। पीपल ट्री और यूनिकॉर्न जैसे रिलीजियस सिंबल्स का फैलाव सांस्कृतिक संबंध का प्रमाण है। कंक्लूजन। हड़प्पन सभ्यता के बाहर के देशों से संबंध विस्तृत और विकसित थे, खासकर मेसोपोटामिया, ओमान, बहरीन और सेंट्रल एशिया के साथ। ये संबंध मुख्यतः आर्थिक पर सांस्कृतिक, तकनीकी और राजनैतिक पहलू भी थे। मोहरे, विदेशी माल और डॉकयार्ड्स जैसे सबूत इस बात को मजबूत करते हैं। इन संबंधों ने हड़प्पन समाज को समृद्ध बनाया और इसे ब्रोंज एज के विश्व नेटवर्क का एक मुख्य हिस्सा बना दिया। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 6. Explain the factors which led to the rise of Buddhism and Jainism. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि कौन से कारण थे जिन्होंने प्राचीन भारत में बुद्धिज्म और जैनिज्म को जन्म दिया और इतना लोकप्रिय बनाया। इसमें हमें राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक कारणों का जिक्र करना होगा, साथ ही गौतम बुद्ध और महावीरा की भूमिका और यूएस समय के धार्मिक स्थिति का भी उल्लेख करना होगा। आंसर। इंट्रोडक्शन। बुद्धिज्म और जैनिज्म 6th सेंचुरी BCE के समय उभरे जब भारत में बड़े सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक परिवर्तन हो रहे थे। ये दोनों श्रमण परंपरा का हिस्सा थे जो रिचुअलिज्म, जाति भेदभाव और ब्राह्मणों के प्रभुत्व का विरोध करती थी। दोनों धर्मों ने एक सरल और नैतिक जीवन का मार्ग दिया जो ध्यान, अहिंसा और मोक्ष पर केंद्रित था।
गौतम बुद्ध और महावीरा की प्रेरणा देने वाली शिक्षा, जो आम जान की भाषा प्रकृत में थी, लोगों को बहुत पसंद आए। अब हम उन मुख्य कारणों को देखेंगे जिन्होंने इन आंदोलनों को जन्म दिया। मेन बॉडी। 1. धार्मिक कारण। वैदिक धर्म का पतन। लेटर वैदिक युग तक धार्मिक क्रियाकलाप बहुत ज्यादा यजन, मंत्र पथ और ब्राह्मणों के नियंत्रण में सीमित हो गए थे। रिचुअलिज्म और करप्शन। पंडितों की अधिक शक्ति और महंगे यज्ञों ने गरीब लोगों को अलग कर दिया। सरल धर्म की जरूरत। लोग एक ऐसे धर्म की तलाश में थे जो सरल हो, रिचुअल से मुक्त हो और नैतिक जीवन पर जोर दे। ये बात बुद्धिज्म और जैनिज्म ने पूरी की। 2. सामाजिक कारण। जाति व्यवस्था और असमानता। कठोर वर्ण व्यवस्था ने शूद्रों और महिलाओं को अलग कर दिया। बुद्धिज्म और जैनिज्म ने जाति भेदभाव को अस्वीकार किया। शहरों का विकास। नए शहरों के उठाने से एक नए व्यापारी वर्ग का जन्म हुआ जो जन्म आधारित भेद से परे धार्मिक सोच चाहता था। नेतृत्व। बुद्ध और महावीरा जैसे प्रभावशाली गुरुओं ने आम भाषा में उपदेश दिए जो हर कोई समझ सके। 3. आर्थिक कारण। व्यापार का विकास। उत्तरापथ और दक्षिणापथ जैसे रास्ते आइडियाज के प्रसार में मददगार बने। व्यापारियों का समर्थन। बुद्ध और जैन धर्म के अहिंसा और ईमानदारी के सिद्धांत व्यापारियों को पसंद आए, इसलिए उन्होंने धार्मिक संघों को समर्थन दिया। अहिंसा पर आधारित रोजगार। ये धर्म जानवरों को मारने वाले काम से बचाव करते थे, जो व्यापारियों के लिए उपयोगी था। 4. राजनैतिक कारण। महाजनपदास का युग। अलग अलग राज्यों के बीच प्रतियोगिता थी, जिसमें नए धर्मों को पैट्रनेज मिलता था। राजाओं का समर्थन। बिंबिसार, अजातशत्रु जैसे राजाओं ने बुद्ध और महावीरा का समर्थन किया। बाद में अशोका के बुद्ध धर्म ग्रहण से ये और फैला। मगध की स्थिरता। मगध में स्थिर शासन ने मोनेस्ट्रीज के विकास में मदद की। कंक्लूजन। बुद्धिज्म और जैनिज्म का उदय एक ऐसे युग में हुआ जब लोगों को जाति भेदभाव, रिचुअलिज्म और महंगे यज्ञों से थकान हो चुकी थी। इन धर्मों ने एक सरल, सबके लिए खुला और नैतिक जीवन का मार्ग दिया। ये धर्म सिर्फ सामाजिक सुधार का प्रतीक नहीं बने, बल्कि भारत के धार्मिक इतिहास में एक नए युग की शुरुआत भी की। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 7. Describe the central administration of the Mauryan Empire. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें मौर्य साम्राज्य की केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था का वर्णन करना है। इसमें हमें बताना होगा कि राजा का क्या रोल था, मंत्रिमंडल कैसे काम करता था, कौन कौन से विभाग थे और कानून, न्याय और राजस्व व्यवस्था कैसे चलती थी। आंसर। इंट्रोडक्शन। मौर्य साम्राज्य 321 to 185 BCE, जो चंद्रगुप्ता मौर्य ने स्थापित किया और अशोका जैसे शासकों ने विस्तार दिया, भारत के इतिहास का एक सबसे बड़ा और मजबूत साम्राज्य था। केंद्रीय प्रशासन का मतलब है राजधानी से पूरे साम्राज्य को संचालित करने का तरीका, जिसमें कानून व्यवस्था, कर वसूली, सुरक्षा और जन कल्याण शामिल था। कौटिल्य का अर्थशास्त्र और ग्रीक यात्री मेगास्थीन्स के वर्णन से हमें पता चलता है कि मौर्य प्रशासन एक बहुत ही संगठित और विभाग आधारित प्रणाली थी। मेन बॉडी। 1. राजा सर्वोच्च अधिकारी। राजा सबसे बड़ा शासक होता था जो राजनीतिक, सेना और न्यायिक अधिकार रखता था। उससे धरती पर देव का प्रतिनिधि माना जाता था जो धर्म और प्रजा की भलाई के लिए जिम्मेदार होता था। अंतिम फैसला राजा का होता था, लेकिन वो मंत्रिमंडल से सलाह भी लेता था। उदाहरण। अशोका ने कलिंगा युद्ध के बाद अपनी शक्ति का उपयोग जन कल्याण और धम्मा के प्रचार में किया। 2. मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद। राजा को महत्वपूर्ण फैसलों में सलाह देने का काम करता था। इसके मुखिया महामात्य या मंत्री होते थे और इसमें पुरोहित, सेनापति और युवराज शामिल होते थे। ये लोग युद्ध नीति, कानून व्यवस्था और जन कल्याण के काम देखते थे। मेगास्थीन्स ने इन्हें ज्ञान और वफादारी के आधार पर चुना गया बताया है। 3. केंद्रीय विभाग, अधिकरणास। हर विभाग का एक प्रमुख अध्यक्ष होता था। कुछ मुख्य विभाग। कृषि विभाग खेतों का मैप, सिंचाई और फसलों का निरीक्षण करता था। व्यापार विभाग बाजार, दाम और व्यापार मार्ग का नियंत्रण। टोल मैप विभाग स्टैंडर्ड टोल मैप बनाकर धोखाधड़ी रोकती थी। रक्षा विभाग सेना की भर्ती, तालीम और किलाओं का देखरेख। वन और खान विभाग लकड़ी और खनिज संपदा का प्रबंध। पशुपालन विभाग गाय, घोड़े और हाथी पालन का निरीक्षण। उदाहरण। नवाध्यक्ष जल मार्ग और जहाजों का प्रबंधन करता था। 4. न्याय और राजस्व व्यवस्था।
न्याय व्यवस्था धर्म, राजा के आदेश और स्थानीय परंपराओं पर आधारित थी। राजूकस जज और प्रदेशिकास मैजिस्ट्रेट न्याय देते थे। राजस्व मुख्य रूप से भूमि कर, भगा, आमतौर पर 1/6 फसल से आता था। समाहर्ता चीफ कलेक्टर और सन्निधता ट्रेजरर राजस्व की वसूली और सुरक्षा देखते थे। 5. रिकॉर्ड कीपिंग और संचार व्यवस्था जनसंख्या, भूमि, राजस्व और कानूनी मामले का विस्तार से लेखा रखते थे। गुप्तचर प्रणाली राजा को लोगों की राय और अधिकारियों के काम की जानकारी देती थी। उदाहरण, अशोका के शिलालेख और स्तंभ लेख प्रजा से संचार का माध्यम थे। कंक्लूजन, मौर्य का केंद्रीय प्रशासन एक मजबूत और संगठित प्रणाली थी, जिसमें राजा सबसे ऊपर था और उसके नीचे मंत्री, विभाग प्रमुख, न्यायिक और राजस्व अधिकारी काम करते थे। इसने एक बड़े साम्राज्य को स्थिरता, कानून और जन कल्याण देने में सफलता पाई। ये व्यवस्था प्राचीन भारत के सबसे सफल प्रशासनिक मॉडलों में से एक मानी जाती है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 8. Examine the characteristics of stupa architecture. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें प्राचीन भारत के स्तूपाओं की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करना है। हमें इनके स्ट्रक्चर, प्रतीकात्मक अर्थ, निर्माण शैली और धार्मिक महत्व बताने हैं। साथ ही कुछ प्रसिद्ध स्तूपों के उदाहरण भी देने हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। स्तूप एक महत्वपूर्ण बौद्ध धार्मिक निर्माण है जो बुद्ध या किसी अन्य महान व्यक्ति के पवित्र अवशेषों को रखता है। इनका शुरुआत मौर्य काल में, खासकर अशोका के समय हुई, जब उन्होंने भारत के विभिन्न स्थलों पर बड़े स्तूप बनवाए। स्तूप का निर्माण केवल एक इमारत नहीं, बल्कि एक प्रतीक है जो बौद्ध धर्म के ब्रह्मांडीय दृष्टिकोण और बोध के मार्ग को दर्शाता है। इस आंसर में हम स्तूपों के मुख्य अंग, कला कौशल और विभिन्न क्षेत्रीय शैलियों का अध्ययन करेंगे। मेन बॉडी। 1. स्तूप का उत्पाद और विकास। प्रारंभिक रूप। स्तूप का मूल रूप एक साधारण समाधि माउंट था, जो बौद्ध धर्म में पवित्र अवशेष रखने के लिए बनाया जाने लगा। मौर्य काल। अशोका ने 3rd सेंचुरी BCE में कई बड़े स्तूप बनवाए, जैसे सांची का स्तूप, जो इस कला का प्रमुख उदाहरण है। विस्तार। बौद्ध धर्म के प्रसार के साथ स्तूप श्रीलंका, नेपाल, तिब्बत और अन्य देशों तक पहुंचे, जहां इनका रूप बदला लेकिन मूल विशेषता बनी रही। 2. स्तूप के मुख्य अंग। एंडर, गुंबद, अर्धगोल आकार का गुंबद जो ब्रह्मांड का प्रतीक है। हामिका, डोम के ऊपर छोटा स्क्वायर रेलिंग जो मेरु पर्वत का प्रतीक है। छात्र, 3 छतरियों का समूह जो बुद्ध धर्म और संघा को दर्शाता है। मेधी और तोरण। मेधी, प्रदक्षिणा पथ के लिए UCHHA टेरेस। तोरण, 4 दिशाओं में स्थित सुंदर कार्व्ड गेटवेज, जिसमें जातक कथाएं और बुद्ध के जीवन के दृश्य बनाए गए होते हैं। वेदिका, पत्थर की रेलिंग जो पवित्र क्षेत्र को घेर लेती है। 3. प्रतीकात्मक अर्थ और धार्मिक महत्व। ब्रह्मांड का रूप। स्तूप के अंडा, हामिकर और छात्र बुद्ध के शरीर, वचन और मन को दर्शाते हैं। बोध का मार्ग। स्तूप के चक्कर लगाना, प्रदक्षिणा, आध्यात्मिक प्रगति का प्रतीक है। कला का केंद्र। तोरण पर बनी कहानियां धार्मिक उपदेश का माध्यम थी। 4. कला और क्षेत्रीय अंतर। सांची स्तूप, MP, विशाल गुंबद, सुंदर तोरण और सामंतर डिजाइन के लिए प्रसिद्ध। भारहुट स्तूप, प्राचीन रिलीफ पैनल्स और बुद्ध के प्रतीकात्मक रूप के लिए मशहूर। अमरावती स्तूप, विशाल शिल्पकला और महायाना प्रभाव के साथ समृद्ध अलंकरण। गंधरा शैली। नॉर्थवेस्ट में स्तूपों में ग्रीक रोमन तत्व, जैसे करिंथियन पिलर्स, देखे गए। कंक्लूजन। स्तूप सिर्फ एक धार्मिक इमारत नहीं, बल्कि प्रतीकात्मक और कलात्मक उपलब्धि है। मौर्य से लेकर बाद के काल तक स्तूप ने बौद्ध धर्म के प्रसार और कला के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आज भी ये स्तूप बौद्ध भक्तों के लिए श्रद्धा के केंद्र है, जो हमारी विरासत का एक अमूल्य हिस्सा है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है। जरूर चेक करें। थैंक यू।